हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लासेस तक यानी कि पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने समझने की कोशिश किया विथ डिटेल्ड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके लेक्चर चले थे पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके पूरे प्रोसेसेस का, वो लगभग 7 से 9 घंटे के थे। अब सोच सकते हैं कि कितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया होगा। वो सारे के सारे करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ सके। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कहीं क्वेश्चंस है तो जरूर बताइएगा। आज से चलते हैं हम लोग शुरू करने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत बेसिक से ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से एसेक्सुअल में स्टार्ट किया था। बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक की हर कंसेप्ट को कोशिश करेंगे जानने की। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। जैसे ही हमारे जहन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको हैं? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो हम लोगों ने देख लिया है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सर आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी नए इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन में आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आपके अपोजिट सेक्स के। मतलब एक मेल होगा, एक मेल पेरेंट होगा तो एक फीमेल पेरेंट होगा। मतलब किसी ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना है तो वहां पे 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज, इन्वॉल्वमेंट होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। और गैमेट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ वहां पे गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है, तब जाके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जो कि किसका रिजल्ट होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन वन लाइनर डिफिनेशन दे तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 parents are involved for the production of a new offspring by the formation of male and female gamete. It is said to be sexual reproduction. अगर बात करें a process of reproduction in which the production of new individual by the involvement of two parents, दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए? अलग अलग सेक्स का होने चाहिए, ऑफ अपोजिट सेक्स। A process of reproduction in which the production of new individual by the involvement of parents of opposite sex with the fusion of gamete when takes place it is called sexual reproduction.
इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफिनीशन की अगर बात करें तो डिफिनीशन अगर देखने की कोशिश किए तो डिफिनीशन कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है आपका कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहां पे दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा दोनों पेरेंट्स आपके अलग अलग ये सेक्स के होने चाहिए, एक मेल तो एक फीमेल, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और वहां से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है विथ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के साथ अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सर क्वेश्चन आता है कि हो सकता है दो पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, दो पेरेंट्स। अब कभी कभी कहीं सिचुएशन अगर देखिएगा तो एक ही पेरेंट में दोनों के दोनों गैमेट भी पाया जाता है। अगर कुछ प्लांट्स के देखिएगा तो कुछ प्लांट्स में देखिएगा तो कुछ प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही प्लांट में मेल गैमेट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो मेल पार्ट क्या करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल पार्ट क्या करता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अब फर्क नहीं पड़ता है सर कि गैमेट जो होगा सेपरेट, वहां पे उस कंडीशन में वहां पे ये चीज होता है कि गैमेट जो होता है आपका एक ही पेरेंट से दोनों का दोनों मिल जा रहा है तो वो चीज आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इसके लिए आपको निश्चित वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन जनरल केसेज दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होता है, अलग अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हटा दिया जाए तो सारे के सारे में क्या होता है आपका अलग अलग ऑफस्प्रिंग होते हैं, अलग अलग आपके ये गैमेट का प्रोडक्शन होता है अलग अलग पेरेंट्स में। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका मेल गैमेट भी होता है, मेल पेरेंट भी होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम का नाम सुने होंगे, सो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में, तो वहां पे एंड्रोशियम गाइनोशियम का नाम सुनने को मिलता है। तो वहां पे एक मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, एक ही प्लांट में ये चीज ऑब्जर्व होता है। सो वहां पे एक ही पेरेंट में दोनों के दोनों पार्ट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी वहां पे रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि फ्यूजन ऑफ, यहाँ पे बात किया गया है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब दोनों का गैमेट का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो, तो वहां पे अगर बेबी का प्रोडक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है ऑफस्प्रिंग। चलिए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग नहीं यूज किया है, जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग दिया रहता है। तो ऑफस्प्रिंग क्या है, बेबी का साइंटिफिक नेम है। जिस तरीके से साइंस में मैटेरियल को मैटर कह देते हैं, ठीक उस तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअल को यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बेबी को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बच्चे को, नवजात से जो जन्म लेता है बच्चा उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट क्या करता है, मेल पेरेंट जो होता है मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। The formation of male gamete and female gamete takes place in male and female parents respectively. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का फॉर्मेशन बात करें तो मेल पेरेंट में होगा और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा फीमेल पेरेंट में होता। और ये जो गैमेट जो होता है सर, गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है, ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट जब फॉर्म हो जाता है तो गैमेट फ्यूज करता है। दो वर्ड आता है सर आपका, एक फिशन आता है और एक फ्यूजन आता है। फिशन के बारे में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है और फ्यूजन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्यूजन में से होता है अटैचमेंट यहाँ पे होगा और फिशन में होता है डिटैचमेंट।
तो यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है। यहाँ पे लिखा मैंने ना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। ये जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल बनाता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो क्वेश्चन आता है सर कि यहाँ पे जाइगोट आप बोल रहे हैं डिप्लॉइड सेल क्या होता है? तो यहाँ पे बताऊं मेरे दोस्त कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि 50% आपका शेयर क्रोमोसोम्स का होता है मेल पेरेंट से और 50% शेयर होता है क्रोमोसोम्स का फीमेल पेरेंट से। तो यहाँ पे क्या होता है 50%, मतलब कि अगर इंसानों की बात कर ले, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 46। मतलब इट मीन्स जब बेबी का प्रोडक्शन होता है तो 50% मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट से आते हैं। तो वो जो सिंगल सेट है, हैप्लॉइड का मतलब याद रखिएगा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और हमारे पास ये 46 क्रोमोसोम्स में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारा कहा जाता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो एक सेट क्या हो जाता है, मेल पेरेंट का आ जाता है बच्चे में, और एक सेट क्या होता है, फीमेल पेरेंट का आ जाता है बच्चे। मतलब बेबी के प्रोडक्शन में हाफ शेयर पेरेंट्स का, मेल का पेरेंट का होता है और हाफ शेयर फीमेल पेरेंट का होता है। तो जो हाफ जो बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक सेट जो आ रहा है, एक सेट मेल पेरेंट का और एक सेट आपका फीमेल पेरेंट का, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। और यहाँ पे जब बेबी का प्रोडक्शन, तो बेबी में क्या हो रहा है, डिप्लॉइड आ रहा है। तो डिप्लॉइड, ये बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब तक दोनों फ्यूज नहीं करेगा, तो फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो n प्लस n, सपोज कि इसको n मान लेते हैं, इसको n मानते हैं, n प्लस n इक्वल टू 2n। तो यहाँ पे जो जाइगोट हो जाता है 2n हो जाता है, और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। मतलब हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड। और यही डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट जब डेवलप करता है तो आपका नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। मतलब लिख सकते हैं हैप्लॉइड की जगह पे अगर n हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, n से जनरली इंडिकेट किया जाता है हैप्लॉइड सेल्स। एक चीज और कि जो गैमेट होते हैं आपका यूनिसेलुलर होता है, और जो प्रोडक्शन होता है इसके बाद जो फॉर्मेशन होता है जब फ्यूज करता है जो जाइगोट, वो भी यूनिसेलुलर होता है। फर्क क्या होता है, तो एक में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है और एक में डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सारा चीज नहीं होता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, और ये चीज क्या होता है, गैमेट्स क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। अब हैप्लॉइड का मतलब आपने समझ लिया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स with female gamete forms a diploid structure called जाइगोट। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसी को हम लोगों ने इंडिकेट किया था 2n। ये चीज अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस चीज को कि रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की बात करें तो मेल पेरेंट से आता है n क्रोमोसोम्स और फीमेल पेरेंट से आता है n क्रोमोसोम्स, और ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे जो जाइगोट बनता है, ये गैमेट, यहाँ पे जो जाइगोट बनता है ये 2n, ये चीज आपका है जाइगोट, ये है आपका गैमेट। मतलब जब n और n इनके पास था 2n, इनके पास भी था 2n, लेकिन इनमें से n हिस्सा आप आया यहाँ पे, और n प्लस n fuses to form 2n and that is said to be zygote। और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। ये रिप्रोडक्शन के समय होता है।
आपका जाइगोट भी क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फर्क कितना होता है कि जाइगोट और गैमेट दोनों यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फर्क कितना होता है कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है और एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है सर कि गैमेट के फ्यूजन फॉर्मेशन की वजह से, गैमेट का फ्यूजन होने की वजह से, अब जरा देखिए यहाँ पे पेरेंट्स दो हैं, इसके रिप्रोडक्शन करने में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक पेरेंट मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। तो दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं। गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स ये मदर पेरेंट कहते हैं और कुछ फादर पेरेंट कहते हैं। मतलब मम्मी का कुछ कैरेक्टर्स आता है, कुछ ये पापा कैरेक्टर्स आता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे क्लोनिंग की कोई शिकायत नहीं होती है। दो ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस हुए हैं एक पेरेंट से, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये दोनों के दोनों क्या होगा, अलग होगा। हाँ, किसी केसेस में देखा जाता है कि दोनों का दोनों सेम हो जाता है, वो एक्सेप्शन हर जगह चलता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये अलग अलग होता है। यहाँ पे पहला चीज निकला, यहाँ पे क्या सबसे मोस्ट बेनिफिट चीज यहाँ पे ये निकला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है आपका, तो यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है, वो पेरेंट से भी आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है और ना ही एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है। यहां से एक चीज पॉइंट निकल के आती है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ gametes the offspring produced as a result of sexual reproduction are not identical amongst themselves and even to their parents। ना अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं और ना ही अपने में। अगर दो भाई हैं या फिर दो बहन हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेगा, और इसी डिफरेंसेस की वजह से, इसी वेरिएशन की वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं। ये उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है। इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग हो तो उसकी वजह से वो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक चीज था। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि बहुत सारे डिफरेंस वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं यहाँ पे अलग अलग। हमने देखा क्या यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के स्वरूप जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट है। बहुत सारे ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे किंगडम्स के मेंबर्स, आपके बहुत सारे वैरायटी है यहाँ पे, डिफरेंट है। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। सारा के सारा चीज ठीक है, सारा चीज डिफरेंट है, मानता हूं, लेकिन एक चीज, वो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में। क्या करते हैं, तो रिप्रोड्यूस करने से पहले कुछ समय तक, एक सर्टेन एज तक, सर्टेन टाइम तक क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। सर्टेन टाइम तक क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करके वो मैच्योर हो जाते हैं। इससे पहले कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, उससे पहले कुछ समय, खास समय तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद क्या होता है, वो मैच्योर होते हैं, उनकी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद
वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे पहले कि वो रिप्रोड्यूस करे, उससे पहले वाला जो पीरियड है, जो टाइम है, जो एज है ग्रोथ का, इसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, या फिर आप इसको बोलते हैं, आप अगर यही चीज प्लांट्स में बोले तो प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसको? जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। यहां से हम लोग एक चीज देखने को मिल रहा है कि इस जुवेनाइल फेज किसको बोलते हैं। क्वेश्चन आता है जुवेनाइल फेज किसको बोलते हैं, तो यहां से हम लोग एक चीज डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव टू अटेन सर्टेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव टू अटेन सर्टेन ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन स्टेज, ग्रोथ के सर्टेन स्टेज से होकर गुजरते हैं और मैच्योर होते हैं अपने लाइफ में। क्या होते हैं? ग्रोथ करते हैं सर्टेन स्टेज तक और वहां से मैच्योर करते हैं, और मैच्योर करने के बाद रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली। तो इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज सेड टू बी जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स। जुवेनाइल फेज बोलते हैं एनिमल्स में, और इसी चीज को अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में इसको बोल देते हैं वेजिटेटिव फेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जुवेनाइल फेज होता है। जैसे एनिमल्स में अलग होगा, प्लांट्स में अलग होगा, किसी और इंसेक्ट्स में अलग होगा। सो ये चीज अलग अलग होता है सारे ऑर्गेनिज्म में। तो यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। हम लोग ये 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है और आपका स्लो प्रोसेस है। तीसरी चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये उसका इंटरनली वो चीज़ क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। एक्सटर्नली आप बात कर रहे हैं, ये चीज़ फिजिकल अपीयरेंस, तो ये चीज़ अलग होता है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, लेकिन सारे के सारे जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सिमिलर स्टेज से गुजरते हैं, सिमिलर ये स्टेज को वो फॉलो करते हैं, और वो है आपका जुवेनाइल फेज को। क्योंकि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो उसी समय वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसी समय वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर कुछ दिन के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसको एक सर्टेन स्टेजेस से होकर के, ग्रोथ के एक सर्टेन कुछ निश्चित ग्रोथ के स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। जब वो उस स्टेज को रीच कर लेता है, पहुंच जाता है, तो जब मैच्योर हो जाता है अपने लाइफ में, तब जाके वो चीज रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर बात करें हम लोग में, तो हम लोग में अगर बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ये चीज आपका जिस एज पे हम लोग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो शायद वो आपका लगभग 12 से 14 साल के बाद होता है। तो ये चीज जो स्टेज है आपका प्यूबर्टी स्टेज, आपने सुना होगा, तो ये प्यूबर्टी वाला स्टेज होता है, ये चीज आपका जुवेनाइल फेज। यहाँ इससे पहले रिप्रोड्यूस आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो। तो एक आपका क्या होता है कि एक स्टेज ये होता है जुवेनाइल फेज, और एक और फेज होता है जो लास्ट एंड होता है, जिसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। एक रिप्रोडक्टिव 3 फेज होता है आपके पास, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और आपका सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज वो जहां से वो रिप्रोड्यूस करने के लिए अब स्टार्ट होगा। जैसे जुवेनाइल फेज खत्म होगा, आ जाता है जुवेनाइल फेज का एंड मार्क करता है किस चीज को? बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज के जैसे ही एंड होगा वो मार्क करता है सेनेसेंट फेज को। मतलब कंसेक्यूटिव है। सबसे पहले आएगा जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट मतलब होता ही है कि जिसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी उस समय क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव फेज में नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है।
तो जुवेनाइल फेज किसको बोल सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं जुवेनाइल फेज। इसी जुवेनाइल फेज को ये प्लांट्स में आपका वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या इसको बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। तो ये चीज जुवेनाइल फेज रहा। जुवेनाइल फेज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है, डिफर करता है अलग अलग। इसका जुवेनाइल फेज का जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आपका जुवेनाइल फेज रहा है। जुवेनाइल फेज जैसे ही समाप्त होगा, मतलब जुवेनाइल फेज का समाप्ति रिप्रोडक्टिव फेज का बिगिनिंग को मार्क करता है, दर्शाता है। मतलब कि अगर समझे तो अगर ये स्टेजेस है, ये एक आप फिगर आप देखते हैं, इसको 3 स्टेज में है। तो ये है आपका जुवेनाइल फेज, ये आपका क्या है? जुवेनाइल फेज। जैसे ये चीज समाप्त हो रहा है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाए रिप्रोडक्टिव फेज। एक रिप्रोडक्टिव फेज भी लिमिट टाइम तक रहता है। मतलब ये रिप्रोड्यूस इस समय यहाँ तक क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है पूरी तरीके से ताकि वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर सके। रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करने से पहले वो उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जैसे ही ये एंड होता है, मतलब कह सकते हैं द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ये रिप्रोडक्टिव फेज है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है अपने ही तरह के, रिप्रोडक्शन करता है। जैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो ये मार्क कर देता है किसको? सेनेसेंट को। मतलब कहने का मतलब कि जब एबिलिटी लॉस्ट कर जाता है रिप्रोडक्शन की एक सर्टेन स्टेज तक आने के बाद, वो ये
एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म हैज बीन लॉस्ट। तो उसी स्टेज को, जिस समय वो लॉस्ट कर जाता है, उसी स्टेज को क्या बोलते हैं? सेनेसेंट फेज। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज और इसको बोलते हैं सेनेसेंट फेज। सो यहां से इस चीज को लेकर के यहां से हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज का डिफिनेशन लिख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज का डिफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। सो यही से लिखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज डिफिनेशन। क्या लिखेंगे? द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज marks the beginning of reproductive phase where organisms are producing न्यू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के जगह पे आप ऑफ स्प्रिंग्स भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कह रहा है कि जुवेनाइल फेज का एंड क्या करता है? मार्क करता है किसका? ये रिप्रोडक्टिव फेज को। किस तरीके से? तो जरा आप देखेंगे तो जैसे ये खत्म होता है, यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, वो चीज रेडी हो चुका है रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अब ये चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। तो अब यहाँ से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज आता है। मतलब यहाँ से आप नया ऑफस्प्रिंग, नया अपने तरह के नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि कीप इन माइंड ऑलवेज कि द सेम ऑर्गेनिज्म एज वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमंस ऑलवेज प्रोड्यूस ह्यूमंस ऑफ इट्स ऑन काइंड, नॉट इट विल प्रोड्यूस अ गोट और अ कैट। कहने का मतलब कि एक तरह का इंडिविजुअल जो होता है अपने ही तरह के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा अपने रेस को कंटिन्यू करने के लिए, ना कि वो दूसरे स्पेसीज के वो चीज करेगा। मतलब सेम स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। यहां से कहता है क्या कि शुरू में हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स में कैसे किस तरीके से कंडीशंस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एनिमल्स में। कह रहा है कि हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स तो बहुत साइज के होते हैं ना, छोटे बड़े वो सारे के सारे चीज। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, वो हायर प्लांट्स क्या होते हैं वहां पे कि उनमें जो ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है आसानी से दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लावरिंग जब करते हैं तो ये पता चल जाता है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर कर चुके हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन, अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया था कि फ्लावर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है, होता है। तो ये चीज फ्लावरिंग करने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्लांट्स क्या हो गया, अब डेवलप हो चुका है, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है अब रिप्रोड्यूस करने के लिए, और वहां से रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इस चीज को मार्क करता है। हायर प्लांट्स में आसानी से इस चीज को ये ऑब्जर्व किया जा सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज को। लेकिन वही चीज अगर बात करें स्मॉलर प्लांट्स की, तो स्मॉलर प्लांट्स में ये चीज ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। यहां पे जो प्लांट्स, हायर प्लांट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो हायर प्लांट्स जो होते हैं आसानी से, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं क्या होता है, सीजनल फ्लावरिंग करते हैं। सीजनल फ्लावरिंग का मतलब कि जैसे इस बार अगर विंटर में फ्लावरिंग किए तो अगले साल भी विंटर में ही फ्लावरिंग करेगा, बीच में दूसरे जगह नहीं। अगर इस बार समर में वो फ्लावरिंग करते हैं तो अगले साल भी समर में फ्लावरिंग। जैसे इस एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंगो देखिए, तो मैंगो जिस समय इस साल निकला, जिस समय इस बार फ्लावरिंग करेगा, अगले साल इसी सीजन में करेगा, दूसरे सीजन में वो नहीं करता है। तो मैंगो इसका क्या सीजनल फ्लावरिंग का क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं। जैसे आपका बनाना ले लीजिए, तो बनाना का सीजन फिक्स नहीं होता है कि इस समय वो फ्लावरिंग करेगा, इस बार नहीं करेगा। जैसे फ्लावरिंग करता है वो चीज, जैसे उसका समाप्त होता है तो दूसरा फिर फ्लावरिंग करेगा वो चीज कुछ दिन के बाद। यहाँ पे कुछ प्लांट्स क्या होता है, सीजनल फ्लावरिंग शो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ऑल द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन उनका कंटिन्यू रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स है, कुछ ऐसे भी प्लांट के स्पेसीज है जो अनइवन फ्लावरिंग करते हैं, मतलब कि कुछ सालों पे इंटरवल लेकर के। जैसे कि बात करें अगर बम्बू स्पेसीज की, बांस,
अगर इसके स्पेसीज की बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम में पूरी तरीके से एक बार सिर्फ ये फ्लावरिंग करता है, और वो भी 50-100 साल के बाद। एक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में एक स्पेसीज पाया जाता है प्लांट का, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको निराकुंजी भी बोलते हैं। ये चीज क्या होता है, 12 साल पर रिप्रोड्यूस करता है। 12 साल पे आपका ये फ्लावरिंग करता है। 12 साल पे फ्लावरिंग करने का मतलब कि 12 साल पे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये चीज बता दूं, इसका ये इतना सुंदर ये फूल होता है, ये प्लांट्स होता है कि इसके ब्लू फ्लावर्स आते हैं। तो जब ये ब्लू फ्लावर्स आते हैं तो पूरी तरीके से जिस एरिया में रहता है पूरी तरीके से ब्लू हो जाता है, और जिसकी वजह से वहां पे टूरिस्ट जो होता है अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहां पे टूरिस्ट उस समय बहुत ज्यादा गैदर्ड हो जाते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं वहां पे विजिट करने के लिए, उस चीज को आनंद लेने के लिए। तो हमारा बात उससे नहीं है, टूरिस्ट से नहीं है, हमारा बात यहाँ पे रिप्रोडक्शन से है। सो कुछ प्लांट्स को हम लोगों ने देखा क्या कि वो सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, मतलब सीजनल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कुछ प्लांट्स का होता है ऑल द ईयर फ्लावरिंग करते हैं, और कुछ ऑन इवन टाइम पे क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। यहां से रिप्रोडक्शन फेज का ये चीज पता चल रहा है। कुछ एनिमल प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपका कुछ प्लांट्स 1 साल जीते हैं, उनका लाइफ टाइम 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 2 साल से ज्यादा होता है। तो इसके हिसाब से आपके बात करें तो प्लांट्स 3 तरह के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। पचास से 100 साल के बाद वो चीज़ क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं। वही चीज़ उस तरीके से स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये चीज़ क्या होता है, फ्लावर करता है कितने साल पे, 12 साल पे। एवरी फ्लावर्स वंस
इन एवरी 12 ईयर्स। ये पाया कहाँ पे जाता है आपको? तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में। ये चीज़ के बारे में हम लोग इसके बाद हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स 3 तरह का होता है। प्लांट्स कौन? 1 साल उसका लाइफ टाइम हो सकता है, 2 साल लाइफ टाइम हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसको बात करेंगे कि वो 3, एनुअल, बायनियल और पेरेनियल। एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। एनुअल एग्जाम्स होता है तो वो वार्षिक होता है। वार्षिक मीन्स कहने का मतलब इन द सेंस कि वो उसका जो लाइफ टाइम है वो पूरा का पूरा आपका एक्टिविटीज 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो ये बर्थ उसका जर्मिनेट करेगा, ब्लूम करेगा मतलब फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा? वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर उसका लाइफ टाइम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप मटर ले लीजिए, पी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिया गया इसको, इसलिए इस चीज़ को समझने में आसानी पड़ेगी। आपका पैडी भी है हालांकि एनुअल। सो अगर बात करें पी की, तो वो जर्मिनेट करता है, फ्लावरिंग करता है और मर भी जाता है। मतलब 1 ही साल के अंदर वो पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाता है? उसका प्रोसेस खत्म हो जाता है। बाइनियल प्लांट्स किसको बोलेंगे? तो बाइनियल प्लांट्स वैसे प्लांट्स है जिसका लाइफ टाइम 2 साल का हो। जिसका लाइफ टाइम क्या हो? 2 साल का हो। जैसे मतलब कि 1 साल क्या करेगा? वो पूरी तरीके से ग्रो करेगा। पूरी तरीके से क्या होता है? ग्रो करता है, और अगले साल भी थोड़ा सा ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या करेगा? फ्लावरिंग करेगा, और फ्लावरिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है, मर जाता है। तो इसका लाइफ टाइम कितने साल का हुआ? 2 साल का। लेकिन पेरेनियल प्लांट्स उसको बोलते हैं। पेरेनियल प्लांट्स में होता है 2 से ज्यादा साल जीने वाले प्लांट्स। तो जैसे आप बनाना लीजिए, तो 2 साल से ज्यादा वो चीज उसका लाइफ टाइम होता है। और बाइनियल का एग्जांपल है ओनियन, ये एनुअल का एग्जांपल है आपका पी, ये ग्राम, और ये चीज आपका ये चीज एग्जांपल हम लोग ने देखा भी पैडी। लेकिन पेरेनियल का बनाना देख लीजिए आप, मैंगो देख लीजिए, ये सारे प्लांट्स क्या है आपके? पेरेनियल है। मतलब कि जिसका लाइफ टाइम 2 साल से ज्यादा हो। मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में वो बार बार क्या करे? फ्लावरिंग करे, बार बार फ्लावरिंग करे, 2 बार से तो ज्यादा फ्लावरिंग करेगा, उसको बोलते हैं आपका पेरेनियल प्लांट्स। एक चीज और यहां पे हम बात करते हैं, पहले लिख लेते हैं। एनुअल प्लांट्स those plants which complete its life cycle in a year। जो प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल 1 साल में क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। मतलब ये प्लांट्स क्या होते हैं? दे जर्मिनेट, ब्लूम मतलब कि फ्लावरिंग करना, ब्लूम एंड डाई इन द सेम ईयर। जर्मिनेट करेंगे, ब्लूम करेंगे मतलब फ्लावरिंग होगा, और ये चीज उसके बाद क्या हो जाएगा? मर जाएंगे उसी साल। तो इसको बोलते हैं आपका एनुअल प्लांट्स। दूसरा आता है हमारे पास है आपका बाइनियल प्लांट। those plants which complete its life cycle in 2 years। They germinate,
and grow in the first year and एक साल में क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, दूसरे साल में फिर फर्दर ग्रो करते हैं एंड फर्दर ग्रो लिख सकते हैं एंड यहां पे फर्दर ग्रो नहीं लिख करके लिखे हैं एंड इन द सेकेंड ईयर दे सो फर्दर ग्रोथ ब्लूम एंड डाई। क्या कर रहा है, एक साल में क्या हो रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करने के साथ साथ ग्रो कर रहा है, सर्टेन एज तक ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद अगले साल की बात आती है तो अगले साल फिर वो ग्रो करेगा, फिर ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद जब सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है तो सर्टेन ये स्टेज तक पहुंच जाता है जिस समय रिप्रोडक्टिव फेज को एंटर करे तो अब वहां पे क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्लावरिंग मैंने उसी चीज को लिखा ब्लूम, और उसके बाद क्या करेगा, वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा, मतलब 2 साल के अंदर इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाता है, इसका लाइफ टाइम 1 साल के अंदर। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका पी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आपका ओनियन हो सकता है, सबसे बढ़िया ओनियन, गार्लिक, ये चीज हो सकता है। तो ये चीज आपका एग्जाम्पल देखने को मिला। तो यहां से एक चीज दोनों के लिए एक चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक मोनोकार्पिक वर्ड होता है। मोनोकार्पिक मतलब ये दोनों को मोनोकार्पिक कहा जाता है प्लांट्स, एनुअल को और आपके बाइनियल प्लांट्स को मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही साल में पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ग्रो करके, जर्मिनेट करके, ग्रो करके आपका क्या हो जा रहा है, पूरे तरीके से मर जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ग्रो करने के बाद, रिप्रोड्यूस करने के बाद ये मर जा रहे हैं, मतलब ये क्या शो कर रहे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव डेथ, ये रिप्रोडक्शन के बाद ये मर जा रहे हैं। लेकिन पेरेनियल प्लांट्स की बात करेंगे तो पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव डेथ नहीं शो करते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ टाइम में पूरी तरीके से, अपने पूरे लाइफ टाइम में वो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आपका क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे जो मोनोकार्पिक होता है, ये चीज एनुअल और बाइनियल प्लांट्स को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। क्यों मोनोकार्पिक प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही साल के अंदर में क्या होता है, ग्रोथ करते हैं, मतलब कहने का मतलब वो चीज जर्मिनेट करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं और आपके सीड्स प्रोड्यूस। फ्लावरिंग के एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि कोई भी प्लांट जब फ्लावर लेता है, वो फ्लावरिंग करता है, तो फ्लावरिंग के एज ए रिजल्ट वहाँ पे सीड्स का प्रोडक्शन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ये चीज क्या होता है, मर जाते हैं। तो मोनोकार्पिक आता है। मोनोकार्पिक किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज और हमने बोला कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव डेथ फेज शो करता है। पोस्ट डेथ मतलब पोस्ट मींस बाद में, रिप्रोडक्शन के बाद वो चीज क्या होता है, डेथ, वो मर जाता है। मोनोकार्पिक प्लांट्स। those plants that flowers
set seeds and die in a, क्या करते हैं, मर जाते हैं, and so and have one reproductive phase। वन रिप्रोडक्टिव फेज ये नहीं समझ में आया आपको, तो वन रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है कि एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो ये एनुअल की बात करें या फिर बाइनियल की। तो बाइनियल वाला में देखें तो पहले साल वो ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं कि 2 बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो पहले साल पूरी तरह से ग्रो करेगा, दूसरे साल आपका कुछ ग्रो करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा वो चीज, प्लांट्स मर जाता है। सो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला कि जो एनुअल और बाइनियल होता है वो मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं, फूलते हैं, उनसे बीज निकलता है, बीज प्रोड्यूस होता है और आपका वो चीज लास्ट में मर जाते हैं। और ये चीज यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है, सिर्फ एक। उसके बाद आते हैं पेरेनियल प्लांट्स की। तो पेरेनियल प्लांट्स किसको बोलते हैं, those plants which has more than 2 years of life cycle। 2 साल से ज़्यादा लाइफ साइकिल जिसका होता है, जैसे प्लांट्स का, वो उसको बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स। और पेरेनियल प्लांट्स में हम लोगों ने देखा था कि अपने लाइफ टाइम में ये बहुत बार फ्लावरिंग करता है। दे फ्लावर्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। आप देयर नहीं लिखिए, इट्स लिखिए। इट फ्लावर्स मेनी टाइम्स इन इट्स लाइफ टाइम। इसका एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, बनाना एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, आपका मैंगो दिया था और बहुत सारे हैं। इसको कहते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक कहने का मतलब क्या हुआ, तो पॉलीकार्पिक मतलब ये हुआ कि वो चीज ये क्या करते हैं, फ्लावर करते हैं, फ्लावर वो भी करेंगे, ये बीज इससे भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये मरेंगे नहीं, मरने का वो चीज सिचुएशन नहीं होता है, मरेंगे लेकिन अभी नहीं। इसके ये चीज आपके एक से ज्यादा रिप्रोडक्टिव फेज को शो करते हैं। यहां से लिख सकते हैं perennial plants are polycarpic plants। अब यहाँ पे पॉलीकार्पिक किसको बोलते हैं, those plants which flowers many times and their life cycle and have more than 1 reproductive phase। क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप क्या,
तो पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक क्योंकि ये चीज़ फ्लावर करता है और अपने लाइफ साइकिल में, अपने लाइफ टाइम में, या फिर आप यहाँ पे लाइफ टाइम लिख दीजिए, लाइफ टाइम में पूरी तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ये एक से बहुत बार तो फ्लावरिंग करता है और एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फेज शो करता है। मतलब एक से ज़्यादा बहुत बार हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर 2 भी हुआ सर, 2 बार भी फ्लावरिंग हुआ तो 2 साल से ज़्यादा इसका लाइफ टाइम हो गया, क्योंकि 2 साल वाले में तो देख रहे थे हम लोग क्या एक बार वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ रहा आपका प्लांट्स के बारे में एक सर्टेन, एक बेसिक चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ये एनिमल्स में किस तरीके, एनिमल्स के कुछ बेसिक वो चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक की बात करेंगे। सो आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, हैव अ नाइस डे।